प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किन कारणों से जातियां विलुप्त हो रही हैं, आज हम डिस्कस करते हैं उन्हीं विलुप्त जातियों की जो आंकड़े रखे जाते हैं उस बुक के बारे में और उनके किस तरह से उनका कंजर्वेशन किया जा सकता है। तो वो बुक जिसमें विलुप्त होती जातियों का जिक्र किया गया है और वो संस्था है IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। और वो पुस्तक जिसमें आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं विलुप्त होती जातियों का, उसको नाम दिया गया है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का सबसे पहले जो पहला पब्लिकेशन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1972 में और अब तक 5 प्रकार की रेड डाटा बुक प्रिंट हो चुकी हैं। और उन 5 प्रकार की रेड डाटा बुक में अलग अलग प्रकार के जीवों के बारे में बताया गया है, अलग अलग प्रकार की जातियों के बारे में बताया गया है। उन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रथम पुस्तक में जो जिक्र किया गया है वो स्तनधारियों की वो 236 प्रजातियां हैं और 292 उप प्रजातियां हैं जो विलुप्ति के कगार पे हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। द्वितीय पुस्तक में पक्षियों की 287 प्रजातियों के बारे में जिक्र किया गया है। तीसरी जो पुस्तक थी उसमें सरीसृप यानी रेप्टाइल्स की जो 119 प्रजातियां हैं, उभयचरों की 36 प्रजातियां हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया है कि वो किस स्थिति में हैं, कब विलुप्त हुई हैं। चौथी प्रकार की पुस्तक में मछलियों की दुर्लभ प्रजातियों के बारे में जिक्र किया गया है और 5वीं प्रकार की पुस्तक में जो दुर्लभ ऐसे पादप जो एक तरह से बहुत एंडेंजर्स थे, बहुत दुर्लभ थे, वो विनाश हो गए या विलुप्त हो गए, खत्म हो गई, उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो 5 पब्लिश बुक हुई हैं अभी तक रेड डाटा बुक। उनमें प्रथम में स्तनधारी, दूसरी में पक्षियों की, तीसरी में सरीसृप और उभयचरों की, चौथी में मछलियों की और 5वीं में पादपों के बारे में जिक्र किया गया है। रेड डाटा बुक में जो पृष्ठ लगाए गए हैं वो भी 4 प्रकार के हैं। अब उन 4 प्रकार के पृष्ठों की क्या विशेषता है, उसमें जो लाल रंग के जो पृष्ठ लगे हैं उन पृष्ठों पर जिन जातियों का जिक्र है वो प्राय विलुप्त प्राय जातियां हैं, लुप्त हो रही हैं, जो बहुत जल्दी लुप्त अवस्था में जा रही हैं, वो लाल पेज पर रखी गई हैं। सफेद पृष्ठ पर उन प्रजातियों का जिक्र किया गया है जो दुर्लभ है, कुछ ही निश्चित स्थानों पर पाई जाती हैं और लेकिन इनकी संख्या बहुत कम मात्रा में है, बहुत अल्प मात्रा में ये है। और तीसरे प्रकार के पीले पृष्ठ हैं। पीले पृष्ठ, इन पृष्ठों पर लुप्त हो रही प्रजातियों की जानकारी दी जाती है, यानी जिनकी संख्या तेजी से घट रही है और जिस हिसाब से घट रही है उससे आने वाले समय का आकलन करके कि कितने वर्षों बाद ये समाप्त हो सकती है, विलुप्त हो सकती है, उसका जिक्र किया गया है। और चौथे प्रकार के हैं वही भूरे पृष्ठ अर्थात ब्राउन पेज। इन पृष्ठों पर प्रजातियों की जानकारी दी गई है जिनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है कि वो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं या कितनी संख्या में वो थी या कितनी संख्या में वो अब बची हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के पृष्ठों को, यदि आपकी बेसिक चीज याद है कि हमें कौन सी जानकारी करनी है तो आप उसी तरह के पृष्ठ खोलेंगे और उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। हालांकि जो विशेष इंटरनेशनल लाइब्रेरीज हैं उनमें ये पुस्तक उन जीव विज्ञानियों की सहायता के लिए रखी जाती है जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, जो रिसर्च करते हैं। तो रेड डाटा बुक के बारे में ये बहुत ही रोचक और कॉम्पिटिटिव जानकारी है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में आता है कि रेड डाटा बुक के भूरे पृष्ठों पर किस प्रकार के जीवों का वर्णन किया जाता है, लाल पृष्ठों पर किस प्रकार के जीवों का वर्णन किया जाता है, प्रथम रेड डाटा बुक में किसका वर्णन किया गया, तृतीय रेड डाटा बुक में किसका वर्णन। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ये सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं जैव विविधता के संरक्षण की युक्तियां, यानी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी टैक्टिक्स हैं जिससे हम उन्हें संरक्षित कर सकते हैं। उसमें 2 मुख्य हैं भाई, एक तो स्वस्थानीय संरक्षण और स्वस्थानीय संरक्षण। स्व माने अपने, स्थान माने स्थान पर, संरक्षण देकर, यानी उनको उन्हीं के स्थान पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर जिससे वो ब्रीडिंग कर सकें, जिससे वो अपनी जनन क्षमता बढ़ा सकें और अपने
बच्चों की पैदावार बढ़ा सकें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें, उनके आवास का ध्यान रखें, वहाँ शिकारियों को ना जाने देने का ध्यान रखें। इस तरह से हम उनका स्वस्थानीय संरक्षण कर सकते हैं। इसमें जो भारत में स्थिति है वो जैव संवेदी क्षेत्र, तप्त स्थल क्षेत्र है। भारतीय तप्त स्थल क्षेत्र में पश्चिमी घाट का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। पूर्वी हिमालयन का राष्ट्रीय उद्यानों में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भारत में जिम कॉर्बेट है, जबकि विश्व में येलोस्टोन प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और इनकी स्थापना बहुत पहले ही की जा चुकी है। बहुत सारी प्रजातियां इनमें है और हमारे तो हर राज्य में एक और एक से अधिक भी राष्ट्रीय उद्यान और ये नेशनल पार्क्स हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य और शरण स्थल भी हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। प्रत्येक रीजन में, प्रत्येक प्रदेश में उस तरह के जीवों को संरक्षित किया गया है जो इस तरह की संकटग्रस्त जातियों में आए गए हैं। जैसे कोयम्बतूर तमिलनाडु का हम जिक्र करें, अन्नामलाई शरण स्थल है जो 958 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। हिमाचल में मंडी 213 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। पश्चिमी बंगाल में भी शरण स्थल है, उड़ीसा में भी शरण स्थल है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे शरण स्थल या नेशनल पार्क बना करके जंतुओं का संरक्षण किया गया है। कुछ विशेष रूप से परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे बाघ संरक्षण की, यानी प्रोजेक्ट टाइगर बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया है। वहां किसी शिकारी को जाने नहीं देते। बाघों को जैसे वातावरण की आवश्यकता है उस प्रकार का वातावरण वहां उपलब्ध कराया गया है ताकि वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकें। बाघ परियोजना इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल यानी IUCN के द्वारा ही चलाई गई थी और सभी अलग अलग देशों में जहाँ बाघ पाए जाते थे उसके लिए बहुत सारा प्रोत्साहन राशि भी उन्होंने प्रोवाइड की थी। हमारे यहीं लगभग 15-20 वर्षों से पहले जिक्र करें तो कुल 414 बाघों की संख्या थी जो अब बढ़कर के 2900 के आसपास हो गई है। तो इस तरह का संरक्षण यदि प्रत्येक उन जातियों को मिलेगा जो संकटग्रस्त हैं तो निश्चित रूप से उनकी जातियां बढ़ेंगी। दूसरा, हाथी आरक्षित क्षेत्र भी हमारे यहाँ है। अंतस्थलीय भूमि, आर्द्र भूमि के अंदर भी हमारे जीवों को संरक्षित करने की व्यवस्था है। जैवमंडल का आरक्षित क्षेत्र भी हमारे यहाँ है और पवित्र वन, इस तरह के बहुत सारे संरक्षित क्षेत्र भारत और दूसरे देशों में हैं जिनमें वन्य जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय यानी उनके अपने स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध करा करके संरक्षण देना, और दूसरा बाह्य स्थानीय यानी उनका स्थान बदलकर। हो सकता है किसी विशेष परिस्थिति में उनके उस स्थान पर जहाँ वो अब रह रहे हैं बहुत खतरा हो तो उनका स्थान बदल करके ऐसे स्थानों पर उन्हें पहुंचा करके जहाँ वो सुरक्षित रह सकते हैं, जहाँ उनके जन्म की पूरी व्यवस्था हो, जहाँ उनके खान पान की पूरी व्यवस्था हो, उस तरह से वहाँ उनका संरक्षित किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। स्तनधारियों के संरक्षण के लिए अलग है, रेप्टाइल्स सरीसृपों के संरक्षण के लिए अलग है। तो अलग अलग स्थिति में उनका संरक्षण किया गया है और विशेष रूप से जो संरक्षण स्थल बनाए गए हैं उसमें जो जीन बैंक है, बीज बैंक है, उनका संरक्षण किया जाता है। वो निम्न तापीय है, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, ताकि वो जर्मिनेट ना कर सके। उसमें कई सारे बैंक वैज्ञानिकों ने, जो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री वैज्ञानिक हैं या जो बायोलॉजिकल वैज्ञानिक हैं, इस तरह की रिसर्च करते हैं, उन्होंने उस तरह के बैंक तैयार किए हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका जीन बैंक, बीज बैंक। जीन बैंक यानी जीन सुरक्षित रखे गए हैं, बीज बैंक में बीज सुरक्षित रखे गए हैं। -5 डिग्री से लेकर के -15 डिग्री टेम्परेचर तक वहाँ अंटार्कटिका पे ऐसा एक क्षेत्र बना दिया है पूरा बड़ा, जिसमें हजारों या लाखों प्रकार की जातियों की बीज सुरक्षित रखा गया है, जीन सुरक्षित रखे गए हैं। उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर भी एक मेथड है कि सेल से, किसी भी जीव की सेल से नया जीव तैयार कर सकते हैं, उसे हम उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो इस तरह से जंतु संरक्षण और पादपों के संरक्षण के लिए हमारे देश और विदेशी स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, जिनके सहयोग से हम बहुत सारी जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनको बचाने में सक्षम भी हुए हैं।
जो सरकार ने हमारे यहाँ विशेष रूप से काम चला रखे हैं उसमें सबसे पहला हमारा सामाजिक वानिकी है। अर्थात सामाजिक वानिकी में वनों को जो लोकल जनता है उसके सहयोग से उनका संरक्षण करना, पौधे यदि कहीं कम हो रहे हैं तो नई प्रजातियों के पौधे लगाना और उन्हें पालने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना तथा उसमें जो जीव रहते हैं उनको बचाने के, शिकार से बचाने के लिए उसमें वो करना। तो इसमें सबसे पहले बिश्नोई महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा हुआ था। 1731 में राजस्थान में एक महाराजा ने वहाँ जो बहुत बढ़िया सुंदर वन था उसको कटवा के अपना महल बनवाने की सोची, लेकिन राजस्थान की जो महिलाएं थी, बिश्नोई बहनें थी, उन्होंने सबने मिलकर के और पेड़ों के चारों ओर लिपट करके उन पेड़ों की रक्षा की। हालांकि वो भी बलिदान होगी इस तरह से और महाराजा पेड़ काटने में सक्षम हुआ, लेकिन कहाँ तक, बहुत सारी जनता थी, सबको तो नहीं मार सकता था। वो कुछ समय बाद वो प्रोग्राम रोक दिया गया। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा जो गढ़वाल रीजन में थे वहां बहुत पेड़ काटते थे, तो उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया। अर्थात पेड़ों को काटते थे तो जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे वो जाकर के उन पेड़ों की कोली भर लेते थे और उनको बचाने में पूरा सहयोग देते थे। उन लोगों को लालच भी देते थे जो पेड़ काटने आते थे, भाई इसके बदले में हम आपको दूसरे पेड़ दे देंगे, दूसरा धन उपलब्ध करा देंगे। तो इस तरह से उन्होंने पेड़ बचाने की पूरी कोशिश की। तो ये चिपको आंदोलन और बिश्नोई बहनों का आंदोलन विशेष रूप से भारत में वन जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस प्रकार से ये जो हमारा जैव विविधता और संरक्षण का पाठ था ये पूरा हुआ। आप लोग सभी वीडियो के माध्यम से इन दोनों पाठों की जो वीडियो आई है, लास्ट यूनिट की 14 नंबर की यूनिट है, आप इन्हें देखेंगे, तैयारी करेंगे और परीक्षा में पूरे के पूरे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। इस पाठ के प्रश्न उत्तर अभी अगली यूनिट में मैं आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर दूंगा और फिर इस यूनिट के यानी दोनों पाठों के कंबाइंड वे प्रश्न उत्तर दूंगा जिनकी परीक्षाओं में लगभग 99% प्रोबेबिलिटी है कि वो आ सकते हैं। तो आप तैयार रहे हमारी अगली वीडियो देखने के लिए और इस वीडियो से आप अपनी तैयारी करें इस पाठ की। ये इस यूनिट की और इस पाठ की अंतिम वीडियो थी। अब हम डिस्कस करेंगे इससे भी एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यूनिट है जो सबसे पहली यूनिट है। सबसे पहली यूनिट कौन सी है? जनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। हालांकि उसमें से कई 2 पार्ट हटा भी गए हैं लेकिन फिर भी 3 पार्ट बचते हैं, तो उसके बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि वो एक ऐसी यूनिट है जो सर्वाइवल यूनिट है, यानी 9th 10th 11th 12th BSc फर्स्ट सेकंड सब पे वो है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा के रखें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो डाली जाए तो आप लोगों को पता चल जाए। मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के साथ लाइव कॉन्फ्रेंस की जाए, लाइव आया जाए, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि समय में बच्चे अभी कुछ सुबह के टाइम में स्कूल जा रहे हैं, कुछ दोपहर के टाइम में स्कूल जा रहे हैं, किसी को सुबह को टाइम नहीं मिल रहा, किसी को शाम को नहीं मिल रहा। तो अभी हम जल्दी ही ऐसा बीच का समय निकालेंगे शाम के समय 7-8 बजे के आसपास, ताकि सभी बच्चे उपलब्ध रहें और वो लाइव वीडियो से अपना अध्ययन कर सके। धन्यवाद। बने रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो।